क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। आदिल साहब, आपने मुझे यहाँ बुलाया और खुद आने में इतनी देर कर दी। जरा देखे तो मेहंदी कैसी लगी है। अरे वाह, अपनी शादी में ना मैं आपको बुलाऊंगी। हाँ जी जरूर। मैडम, फोटोग्राफी का कॉन्ट्रैक्ट हमें दीजिएगा। जी जरूर। स्माइल। अरे वाह, कितनी प्यारी मेहंदी है। कहते हैं मेहंदी जितनी गहरी होती है पति उतना ही प्यार करता है। आदिल, 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 कहाँ हो तुम? अरे मैं हूँ। आदिल, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। एक तो ऐसी जगह पे मिलने बुलाते हो, ऊपर से देरी से आते हो। अरे सॉरी यार, वो घर वालों से चुप तो आना पड़ा। और तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? कैसे उठाती? इतने सारे मेहमान जो थे आसपास। अच्छा बताओ, मेरी मेहंदी कैसी लगी है? बहुत खुश हो ना ये किसी और के नाम की मेहंदी लगवा के? मेहंदी कैसी लग रही है? यहाँ मेरी जान निकल रही है और तुम्हें मेहंदी की पड़ी है। आदिल, अब सिर्फ एक दिन बचा है मेरे निकाह में। मैंने लाख मिन्नतें करी अम्मी अब्बू से, वो मानते ही नहीं। क्या करूं? आदिल, अगर उन्हें मानना होता तो अब तक मान चुके होते ना। तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। अगर तुमने अब कुछ नहीं किया ना तो इसी कब्रिस्तान में मुझे दफना देना। मैं जहर पी लूंगी लेकिन किसी और से निकाह नहीं करूंगी। रेशमा, आइंदा मरने की बात मत करना। कुछ करते हैं इसका।
बाप रे, ये कैसे हुआ? लगता है किसी जानवर ने कुछ किया है। लाश यहाँ पड़ी, इस लाश को जल्दी से दफना देता हूँ, नहीं तो पूरा बवाल मच जाएगा। अबू अब मेरी बात तो सुनिए। खामोश। एक अल्फाज भी अपनी जबान से निकला ना तो जबान खींच लूंगा तेरी। अबू रेशमा बहुत अच्छी लड़की है और मैं उसे चाहता हूं। तुम्हारी चाहत हमारे रुतबे और हैसियत से बड़ी नहीं है। इस कस्बे में आए जुमा 2 महीने नहीं हुए तुम्हें, और जनाब इसी कस्बे की लड़की से इश्क फरमा बैठे, और वो भी ऐसी लड़की से जिसका भी निकाह होने वाला है। हमारी और उसकी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है, ये बात अपने जहन में डाल ले। पहले भी तुझे समझाया था, अब फिर समझा रहा हूं, तुम्हारा उस लड़की से निकाह किसी कीमत पर नहीं हो सकता। कौसर समझा इसे। अरे तू बात को क्यों नहीं समझता है? तेरे अब्बू बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम जानते नहीं आजकल की लड़कियों को, बस अमीर घर के लड़कों को फांसना उनका काम होता है, और बेवकूफ तू आ गया उसके झांसे में। अम्मी आप कुछ भी बोले जा रही हैं। देखिए अब्बू, मैं रेशमा से मोहब्बत करता हूं और मैं उसके अलावा किसी से निकाह करने की सोच नहीं सकता। मैं बस आप लोगों से आखिरी बार पूछने आया था। अपनी अम्मी और अब्बू से जबान लड़ाता है, आसिफ समझाए से। अब्बू अब्बू क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं बात करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। भाईजान ये क्या बचपना है? आपको तो कोई भी लड़की मिल सकती है, फिर ये रेशमा ही क्यों? फिर कम से कम खानदान की इज्जत के बारे में तो सोचिए। देखा आसिफ, तुझे मेरी मदद नहीं करनी ठीक है, कोई बात नहीं। तू ना मुझे ये जिंदगी के फलसफे मत दे। तू बनना उनका अच्छा बेटा, जा, लेकिन मुझे मेरी जिंदगी में क्या करना वो मुझे करने दे। भाईजान मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि भाईजान और भाई क्या हाल है? इतनी जल्दी से बुलाया, सब ठीक है? यार मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्यों, क्या हो गया? गए? यहीं पे तो आने को बोला था मुझे। एक ब्रेड दीजिए। कितने का? 20। कब्रिस्तान जिसके नाम से ही जिंदा इंसानों की रूह कांप जाती है,
वहां रात के अंधेरे में आखिर ये हो क्या रहा था? कौन था जो कब्र से लाशों को यूं बाहर निकाल रहा था और क्यों? नमस्कार, मैं गिरीश जैन। स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस अनोखे एपिसोड में। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आए हैं जो काफी चौंकाने वाली है। रात के अंधेरे में कब्र से मुर्दे बाहर निकल रहे थे, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन इन लाशों को यूं बाहर निकाल रहा था? आखिर उसका मकसद क्या था? वहीं दूसरी तरफ आदिल और रेशमा ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर निकाह कर लिया था और अपनी एक नई दुनिया बसा ली थी, लेकिन कोई था जो इन दोनों पर हमेशा नजर रखे हुए था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रेशमा वल्द मुख्तार अंसारी, 1100 रुपया सिक्का इराजुल वक्त आपकी निकाह में दिया जाता है, क्या आपने कबूल किया? जी हाँ, मुझे कबूल है। आदिल खान वल हैदर खान, 1100 सिक्का इराजुल वक्त आपकी निकाह में दिया जाता है, क्या आपने कबूल किया? हाँ, मैंने कबूल किया। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा ज़लमती नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा। मुबारक हो। शुक्रिया। मुबारक हो भाई। शुक्रिया। मुंह काला करके रख दिया। देखो, अब ये रोने धोने से कोई फायदा नहीं। जो होना था वो हो गया। ये गरीब आदमी के पास ले देकर एक इज्जत होती है, वो भी आज खाक में मिल गई। तुम्हारी लाडली भाग गई अपनी नई दुनिया बसाने के लिए। कहीं का नहीं छोड़ा। अरे सारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी तुम्हारे साहबजादे ने। इश्क का उसका भूत ना तो तुम उतार पाई और ना ये उतार पाया। अब बताओ कहाँ जाएं हम? अरे हमारी तो किस्मत फूट गई जो हम इस शहर में चले आए। अरे अम्मी अब्बू, आप लोग इत्मीनान रखिए ना। मैं भाईजान को समझाऊंगा, उन्हें वापस लेकर आऊंगा। और अब्बू प्लीज आप बिल्कुल गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है ना आपकी तबीयत खराब हो जाती है। अरे तबीयत तो उसने पहले ही खराब कर दी। कहीं का नहीं छोड़ा उसने मुराद ने हमें। वो आदिल है जिसे हमारी बिल्कुल ही फिक्र नहीं है, और एक हमारा आसिफ है, इसे कितनी फिक्र हो रही है हमारी। देखो अम्मी अम्मी अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप प्लीज भाईजान के बारे में ऐसी बातें मत कीजिए। मैंने बोला ना मैं जाऊंगा, लेके आऊंगा उन्हें। आप कुछ मत बोलिए प्लीज, बैठिए यहाँ आराम से।
ये किसने किया? कल शाम को मैयत को दफना कर गए थे और आज मैयत कब्र के बाहर है और तुम कह रहे हो तुम्हें कुछ नहीं मालूम? भाईजान, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो किसकी गलती है? गलती उस काले साये की है। चेक करो। साहब, कल मेरी बहन का इंतकाल हो गया साहब। कल हम शाम को कब्रिस्तान आए थे और दफना कर चले गए थे और सुबह जब हमारे रिश्तेदार कब्र पे फूल चढ़ाने आए तो मैयत सर कब्र से बाहर थी। बॉडी का दफन नहीं थी साहब? उधर। ये पहली बार हुआ है या इससे पहले भी हुआ है? साहब, पहले एक दो बार ऐसा हुआ था तो मैंने सोचा किसी जानवर ने किया था, लेकिन साहब कल रात मैंने किसी को देखा। मैंने पीछा किया तो वो काला साया था। सर, मैंने बॉडी चेक किया और मुझे लगता है कि बॉडी के साथ किसी ने रेप किया है। इधर आओ। यहाँ पर जो इससे पहले बॉडीज मिली थी वो भी क्या लड़कियों की थी? हाँ साहब, जितनी भी मैयतें मिली वो सब लड़कियों की थीं। एक काम करो, ये बॉडी और इससे पहले जो दो बॉडी मिली ना कब्रिस्तान से, उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजो। और ये खबर बाहर नहीं आनी चाहिए, लोगों में अफरा तफरी मच जाएगी। इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू। यस सर। 24 घंटे के लिए यहाँ पर एक कांस्टेबल तैनात करो। देखना भी ये है कि इन लाशों के साथ खेल खेल कौन रहा है। आसिफ। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। आपने तो मैं बताया नहीं, पर हमने आपको ढूंढ ही निकाला। कैसे हैं आप? एकदम अच्छा हूँ। रेशमा, देखो कौन आया है। बैठो बैठो बैठो। वैसे एक बात बोले भाईजान? बोलो। भाभी के हाथ का खाना खा खा करना आप और भी तगड़े हो गए। तुम्हारा भी निकाह पड़वाते जल्दी। अरे क्या भाईजान। रेशमा। भाईजान, एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी? भाईजान, हमने अम्मी अबू को दोनों को मना लिया है। अब आप भी अपनी नाराजगी छोड़िए और हमारे साथ वापस आ जाइए। वो लोग खुद चाहते हैं कि हम सब साथ मिलकर रहें। ये तो बहुत अच्छी खबर है आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी बात कर रहे हैं भाईजान? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। रेशमा, आसिफ ने अम्मी अब्बू को मना लिया है और ये बरखुरदार अब हमें घर ले जाने आए हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है भाईजान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी अच्छी खबर दी आपने। अब हम सब साथ मिलकर रहेंगे। हम साथ ही जाएंगे रेशमा। हम अपने घर जाएंगे जहां मैं, आप, अम्मी अब्बू, आसिफ, हम सब एक साथ रहेंगे। चलो। लड़की की डेड बॉडी चेक करने के बाद पता चला है कि देयर इज एविडेंस ऑफ सीमेन इन द डेड बॉडी। और हाँ, जितनी भी बॉडीज हमने एग्जामिन की है उन सब में एक ही सीमेन का मैच मिला है। लेकिन ऐसे घिनौनी हरकत कोई कैसे और क्यों करेगा? कुछ लोग होते हैं ऐसे, मतलब नेक्रोफिलियक्स। ऐसे लोग जिनकी अपनी जिस्मानी भूख तभी मिटती है जब वो शारीरिक संबंध किसी मुर्दे के साथ करें। एक्चुअली ऐसे लोग रिजेक्शन से बहुत डरते हैं और इसलिए वो अपने लिए एक ऐसे सेक्सुअल पार्टनर को ढूंढते हैं जो उन्हें कभी रिजेक्ट ही ना करे। और एक डेड बॉडी से बेहतर क्या होगा? एक काम करो, प्लेन ड्रेस में उस मोहल्ले में हमारी पुलिस टीम भेजो और जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं उस तरह के सिम्टम्स वाले लोगों को ढूंढने की कोशिश करो। मुझे लगता है ये क्रिमिनल यहाँ पर नया है क्योंकि सारे केसेस यहाँ पर अभी हो रहे हैं। ऐसे लोगों का पता लगाओ जो अभी भी नहीं आए यहाँ पर। यस सर। आसिफ, वो काला साया जो कब्रिस्तान से मुर्दा लड़कियों की लाशें निकालकर उन्हें अपनी हवस का शिकार बना रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि आसिफ था।
दुनिया की नजरों में एक शरीफ और होनहार लड़का रात के अंधेरे में एक शैतान बन जाता था। दरअसल आसिफ एक अजीब सी बीमारी का शिकार था जिसे मेडिकल की भाषा में नेक्रोफीलिया कहते हैं। आसिफ एक दोहरी जिंदगी जी रहा था जिससे उसके घर वाले भी अनजान थे, लेकिन अब उसकी नजर रेशमा पर थी, जिसके चलते वो रेशमा और आदिल को वापस घर भी ले आया था ताकि रेशमा उसके करीब रह सके। दूसरी तरफ रेशमा इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि वो काला साया उसके इतने करीब है जो कभी भी उसे अपना शिकार बना सकता है। खतरा अब घर में आंखों के सामने मंडरा रहा था, पर क्या रेशमा को कभी इस खतरे का एहसास होगा? क्या वो वक्त रहते आसिफ के इरादों को भाप पाएगी? कितना खतरनाक होने वाला था रेशमा के लिए आसिफ का ये पागलपन? आइए देखते हैं। मैं माशाअल्लाह, हमारी बहू बहुत ही बढ़िया और लजीज खाना बनाती है। वाकई। शुक्रिया अब्बू। और लेंगे आप? ना, अरे पहले ही बहुत हो गया बहू। आसिफ भाईजान और लीजिए ना, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। नहीं शुक्रिया, मैं खुद ले लूंगा। चलिए, मेरा खाना तो हो गया, मैं निकलता हूँ। कहाँ? आसिफ ने आज से मुझे एक नई प्रोजेक्ट पे लगा दिया जिसका ज्यादातर काम रात में होगा। अरे वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। गुड। देखा हमारा आसिफ सबका कितना ध्यान रखता है, और इसी की वजह से रेशमा और तुम इस घर में वापस आ पाए हो और हमारे घर की खुशियां भी लौट आई। बिल्कुल सही फरमाया आपने बेगम जी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे भाई। ये लीजिए। चलिए बेगम साहिबा, मैं निकलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। आदिल, घर आकर कितना अच्छा लग रहा है ना। अम्मी, अब्बू, आसिफ सब साथ साथ रहते हैं तो घर घर सा लगता है। सही कह रही। मैंने तुमसे कहा था ना, अल्लाह सब्र करने वालों को कभी नाउम्मीद नहीं करता। अब देखो, मेरे घर वालों ने और तुम्हारे घर वालों ने हमारे इस रिश्ते को कबूल कर लिया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमें हमारी खुशियां लौटा दी। वैसे ये खुशियां दुगनी हो सकती हैं। कैसे? जैसे इस घर में एक छोटा सा बच्चा खेलने वाला आ जाएगा। धत, अब काम पे जाने के लिए लेट नहीं हो रहा? अब मन तो नहीं कर रहा, बताओ क्या करूं? मैं बताऊं क्या करूं? आइए मैं बताती हूँ। आइए, चलिए जाइए ऑफिस अभी। चलिए 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 चलिए। खुदा हाफिज। सोते हुए कितनी खूबसूरत लगती है, बिल्कुल एक खामोश गुड़िया की तरह। प्यारी गुड़िया, तुम्हें पता है मैं कब से इस मौके की तलाश में था। मैं तुम्हें देख देख कर कितना परेशान होता था और मुझे वहां वो कब्रिस्तान में जाना पड़ता था, लाशों के पास। लेकिन अब तो तुम मेरे पास आ गई हो। अब ना हम दोनों साथ रहेंगे और हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा।
कोई भी नहीं मेरी जान, कोई भी नहीं। मैं आ जाऊं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे बेगम, आज आपने पानी नहीं रखा पीने के लिए? जी अभी लाती हूँ। साहब, आप लोग 3 दिन से पहरा दे रहे हैं, लेकिन अभी तक वो काला साया आया हुआ नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आज वो जरूर आएगा। ये सब काला साया वाया कुछ नहीं होता, कोई इंसान का ही काम है। अब चुपचाप बैठो और हमारा दिमाग खराब मत करो। साहब, आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है? कोई आवाज नहीं है, चुपचाप बैठ जाओ यहाँ। साहब, उधर कोई है, देखिए। आई कौन है वहाँ? मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? मैं तुमको कितनी बार बोला है कि मुझे तुम चाहिए, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं समझ रही हो। मैंने कितनी बार तुम्हें बोलने की कोशिश करी कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, पर तुम समझती नहीं हो मेरी बात। मैं क्या करूं? रेशमा! तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। या अल्लाह, इस सर क्यों इतना भारी भारी लग रहा है? मैंने रात में सोने से पहले तो कोई लिपस्टिक नहीं लगाई थी, तो फिर ये कैसे? अरे बहू, तेरे अब्बू आते ही होंगे अभी, जल्दी से चाय बना लो। हाँ अम्मी, आई मैं।
बेटी चाय तैयार है? तुम्हारे अब्बू आते ही हो गया अभी नमाज पढ़ के। हाँ अम्मा चाय बन गई, आप चलिए मैं लेकर आती हूँ। भाईजान आप, क्या हुआ? कुछ कहना था? नहीं, कुछ नहीं। सर, ये रहे उस मोहल्ले में रहने वालों की डिटेल्स जो यहाँ कुछ 2 या 3 महीने पहले शिफ्ट हुए हैं। इनमें से ये 2 फैमिलीज हैं, जिनमें से एक फैमिली का जवान लड़का अपनी नौकरी के लिए गल्फ गया हुआ है और ये दूसरी फैमिली है जिनमें 2 जवान लड़के रहते हैं और जो यही हैं। ठीक है राखी, ये डिटेल्स उस कांस्टेबल को दे दो जिसे हमने 24 घंटे के लिए वहाँ पर तैनात किया है, और उसे बोलो इन दोनों लड़कों पे नजर रखे और कुछ भी अगर सस्पिशियस हो तुरंत कॉल करें हमें। यस सर। कैसे बेहाई से गैर मर्दों के साथ बात कर रही है। आखिर तुमने मुझे मौका दे ही दिया भाईजान और तुम्हारे बीच फूट डालने का। रेशमा, रेशमा। अरे वो घर पर नहीं है। घर पे नहीं मतलब? कहीं बाहर गई है। तो आपको बताया होगा ना कहाँ गई है? मुझे बता कर जाती, उसे जहाँ जाना है वो चली जाती, पता नहीं कहाँ गई है। आसिफ सुन। जी भाईजान। तुम्हें पता है वो रेशमा कहाँ है? हाँ भाईजान, वो भाभी तो वो बाजार गई थी ना, वो कुछ नहीं, मैं भी क्या बोल रहा हूँ मैं बात। सुन सुन सुन, क्या बाजार गई थी वो? हाँ भाईजान वो मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर मुझे ना वो मुझे भाभी का चाल चलन ना ठीक नहीं लग रहा है। वो कुछ तो गड़बड़ है। आसिफ तेरे को होश है तो क्या बोला अपनी भाभी के बारे में? भाईजान मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, वो लोगों ने बताया जाके, बोलते हैं कि भाभी का शादी से पहले भी कई लड़कों के साथ। मैंने यकीन नहीं किया भाईजान, पर मुझे भी लगा पहले की गलतफहमी है, पर ये तस्वीरें तो कुछ और ही कहती है भाईजान। आप खुद ही देख लीजिए तस्वीरें। ये देखिए किस तरीके से अपनी चुन्नी नीचे कर दी और पराये मर्दों के साथ इस तरीके से ऐसे हंस कर बातें कर रही है। भाईजान भाभी को बस बताइएगा कि हमने आपको इस तरीके से, हमने तो सिर्फ आपको आगाह करने के लिए। भाईजान 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 अरे रेशमा भाभी, अरे आप यहाँ कैसे? भाईजान कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप इधर? बस यहाँ मार्केट में जरा काम था तो उसी के लिए आई थी। और अपने आदिल मियाँ कैसे हैं? जब से शादी हुई दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने नया बिजनेस शुरू किया है तो उसी में बिजी रहते हैं। अरे तो आइए ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मुझे और काम है तो वो सब करके मैं जाऊंगी। चलिए, वैसे मैं आपको छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं भाईजान कोई बात नहीं, आप जाइए, हम चले जाएंगे। फिक्र मत कीजिए, हम चले जाएंगे। चलिए ठीक है, आप जैसा कहें। अपना ख्याल रखिएगा। आप भी ख्याल रखिएगा।
अरे आदिल भाई, आदिल, ये क्या बदतमीजी है? पहले तुम बताओ ये क्या बदतमीजी है? ये बाजार में ये गैर मर्दों के साथ तुम्हारा चल क्या रहा है? ये क्या कह रहे हो तुम? अरे आदिल भाई कैसी बातें कर रहे हो? तू हम दोनों के मसले से ना बाहर आए, समझा? आदिल, ये तुम क्या कह रहे हो? पागल हो गए क्या? तुम तो घर चलो, तुम्हें घर चल के बताता हूँ मैं। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। तमाशा बना रखा है तुमने। छोड़ो मुझे। अरे ये क्या हरकत है? तुम ऐसे मुझे सरेआम जलील नहीं कर सकते। हिम्मत कैसे है तुम्हारी ये सब करने की? वाह, अब मेरी हिम्मत की बात हो रही है और तुम्हारी हिम्मत? सारे आम बाजार में गैर मर्दों के साथ घूमने में तुम्हारी बड़ी हिम्मत दिखती है। बस बहुत हो गया। मैं तुम्हारी ये वाहियात बातें और नहीं सुन सकती। कितनी घटिया सोच है तुम। अब तो मैं घटिया दिखूंगा ही। तुम्हें गैर मर्द जो मिल गए हैं गुलचर्रे उड़ाने के लिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अब मुझसे तब बात करना जब तुम होश में आ जाओगे। जा रही हूं मैं यहां से। कहां जा रही हो तुम? अपने घर। तो जाओ ना। पता नहीं कितने आशिक पाल रखे होंगे वहां पर। अरे क्या बोल रहा है तू? अरे अम्मी जाने दो उसे। भाईजान, भाईजान मुझे लगता है कि भाभी को इस तरह से जाने नहीं देना चाहिए था। ये आदिल भी ना सब खराब कर दिया। मैंने तो सिर्फ समझाने के लिए कहा था, लेकिन ये इसने तो रेशमा को बाहर ही भेज दिया। और अब रेशमा मुझे पता है तुम यही हो, है ना? मुझे पता है कि तुम यहाँ मेरे पास हो। पता है, जब भी तुम मुझसे दूर जाती हो ना, तो मुझे तुम्हारी आंखों की बहुत याद आती है। कितनी सुंदर है तुम्हारी आंखें। इन सुंदर आंखों को मैं कभी नहीं भूल पाता। और तुम्हारी नाक और तुम्हारे ये होंठ। रेशमा, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। आई लव यू। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ अभी, वहीं हमारी पुरानी जगह पर जहाँ हम पहले मिला करते थे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आई लव यू। हेलो सर,
आपने जिस घर पे नजर रखने कहा था, अभी अभी उस घर से कोई बाहर निकला है? तुम उसका पीछा करो और देखो वो कहाँ पे जा रहा है, और अगर कुछ भी सस्पिशियस दिखता है तो मुझे इन्फॉर्म करो, हम सब वहाँ पहुँचते हैं। ओके सर, ओके। ये मेरा फोन कैसे बंद हो गया? रेशमा, मैं तुमसे वही मिलने आ रही हूँ, अपनी पुरानी जगह पर। आई लव यू टू। तो ये सब कुछ चल रहा है। अपने किसी बॉयफ्रेंड को भेजना होगा, गलती से मेरे फोन पर आ गया। आज इस रेशमा की बच्ची को रंगे हाथ पकड़ूंगा, फिर देखता हूं कैसे बचती है। ये फोन क्यों नहीं लग रहा? लगता है अभी तक पहुंचे नहीं आदत। कैसे आएंगे? लेट आने की आदत जो ठहरी। आदिल साहब, आपने मुझे यहाँ बुलाया और खुद आने में इतनी देर कर दी। रेशमा, 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 तुम्हें पता है अब ना हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि अब तो तुम मेरे पास आ गई हो, है ना? तुम्हारे बाल, तुम्हारी आंखें और तुम्हारे होठ, अब सब नहीं, ठीक है? आज तो तुम्हें रंगे हाथ पकड़ के छोड़ूंगा। तो यहां पर गुलछरे उड़ाए जा रहे हैं। आसिफ, तुम? भाईजान, और रेशमा, 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 रेशमा,
रेशमा, रेशमा। भाईजान, भाईजान, वो अब नहीं उठेगी। वो मेरी हो चुकी है। अब अपना इसको छोड़ दो। आप लोगों ने जितना वक्त बिताना था वो आप बिता चुके हो। अब तो ये मेरी हो गई है। तूने मार दिया रेशमा को? नहीं नहीं भाईजान, मैंने मारा नहीं उसे। मैंने तो इसे अपने पास बुला लिया है। देखिए कितने प्यार से लेटी हुई है वो वहां पर। रेशमा, भाईजान, अब आसिफ तू पागल हो गया। आसिफ नहीं भाईजान, रेशमा भाईजान, वो मेरी आपने जितना वक्त इसके साथ बिताना था वो खत्म हो चुका है। रेशमा छोड़ो मुझे। ये रेशमा मेरी रेशमा है। इसने मेरी रेशमा को मार दिया सर। लेके जा इसको। राखी, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फॉरेंसिक को बुलाओ। यस सर। रेशमा, मुझे माफ कर दे रेशमा। मैंने तेरी बातों में यकीन नहीं किया रेशमा। मैं अपने उस राक्षस भाई की बातों में यकीन करता रहा रेशमा। मुझे माफ कर दे रेशमा। एक आदमी आसिफ की हैवानियत और दूसरे आदमी आदिल के शक की वजह से रेशमा जैसी मासूम और निर्दोष लड़की को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना यह गलत है। निक्रोफिलिया बीमारी से ग्रस्त आसिफ ने जो किया वो एक क्राइम था, एक ऐसा घिनौना अपराध जो माफी के लायक नहीं था। उसने अपने घिनौने इरादों को पूरा करने के लिए एक मासूम की जान ले ली। आदिल और उसका परिवार सच्चाई जानकर अब भी सकते में है। उन्हें अब भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि आसिफ जैसा शरीफ लड़का सच में एक हैवान था। दोस्तों, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि नेक्रोफिलिया बीमारी से ग्रस्त हर इंसान ऐसा होता है। नहीं, हम बस ये बताना चाह रहे कि समाज में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी इच्छाओं को काबू नहीं कर पाते और गुनाह का रास्ता चुन लेते हैं। जरूरत है उनसे सतर्क रहने की। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।